क्लास में हम लोग स्ट्रेसेस ऑन इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात कर रहे थे और हमने बताया था आपको कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो फार्मूला जो है कैसे आया है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था आपको बेटा कि अगर कोई भी सपोज करो ये बार है आपके पास और इस बार पे मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस या मोस्ट जनरल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। उसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेसेस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हों एंड अंडर एक्शन ऑफ दोज स्ट्रेसेस व्हाट विल बी द स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद वर्टिकल प्लेन। तो अगर मैं बोलूँ ये आपका सिग्मा एक्स एक्स है और ये वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे टाउ एक्स वाई है और यहाँ पे आपका सिग्मा वाई है और इधर भी क्या है आपका टाउ वाई एक्स है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होते हैं। इक्वालिटी ऑफ क्रॉस हियर अगर आपको याद है तो, अगर जिसने लेक्चर नहीं देखा होगा ना जाके पीछे आप इक्वालिटी ऑफ क्रॉस हियर लास्ट लेक्चर मैंने बताया था आपको, तो आप देख सकते हो वहाँ पे कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होते हैं, इसलिए मैं इसको अलग अलग नाम नहीं दे रहा हूँ। ये दोनों स्ट्रेसेस क्या है, टाउ एक्स वाई है, ठीक है। नीचे की तरफ क्या रहेगा, सिग्मा वाई वाई। इधर क्या होगा, टाउ एक्स वाई, इधर भी क्या आएगा, टाउ एक्स वाई, और इसके ऊपर जो स्ट्रेस आएगा दैट विल बी सिग्मा एक्स एक्स। इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हम बोलते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और सपोज करो कोई पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पे आपको स्ट्रेस लगाना है, लेकिन ये पॉइंट P इस पॉइंट P पे आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, लेकिन ये पॉइंट P जो है एक पर्टिकुलर प्लेन से पास हो रहा है और वो प्लेन जो है ये वो प्लेन है आपका, ठीक है, ये वो प्लेन है। और ये प्लेन क्या कर रहा है, वर्टिकल प्लेन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको इस प्लेन पे सिग्मा थीटा मतलब नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ थीटा मतलब शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। कोई भी एक जनरल थीटा एंगल पे प्लेन है, लेकिन हम लोग अपना डेरिवेशन करते समय क्या ध्यान रखेंगे, ये थीटा जो है वर्टिकल प्लेन के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तभी हम लोग इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि सिग्मा थीटा का जो फार्मूला होगा दैट विल बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये सिग्मा थीटा के लिए फार्मूला हो गया। सिमिलरली टाउ थीटा के लिए फार्मूला होगा दैट विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला आपको मिलेगा अगर हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जो कि जस्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखेंगे कहाँ से आया फार्मूला। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था बेटा कि ये जो है पॉइंट, ये जो सेम पर्टिकुलर मैं बार बार ले रहा हूँ, ये आपको जो मैं प्रिज्मेटिक बार बार ले रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो उसका लॉजिक ये है कि सपोज करो बेटा आपके पास कोई भी एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैकेनिकल मेंबर्स या मैकेनिकल कंपोनेंट जो है वो किसी शेप का हो सकता है। अब उस शेप में कोई अगर पॉइंट है आपका यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस कंडीशन निकालनी है अंडर एक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस। मान लो ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको इस पॉइंट पे स्ट्रेस की एनालिसिस करनी है, और वो भी आपको बताया कि स्ट्रेस क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट से पास होता हुआ प्लेन भी आपको पता होना चाहिए। तो सपोज कर लो बेटा वो प्लेन ये है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये वो प्लेन है जिस पे आपको स्ट्रेस निकालना है। तो इस प्लेन पे लगने वाले स्ट्रेसेस कितने पॉसिबल हैं, एक सिग्मा थीटा होगा और दूसरा क्या होगा, टाउ थीटा। मैंने बताया आपको कि दो ही तरह के स्ट्रेस पॉसिबल हैं, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस और एक रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस। तो ये दो कंपोनेंट्स होंगे। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, अगर इस पॉइंट की एनालिसिस करनी है आपको अंडर एक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस, तो इस पॉइंट के विसिनिटी में क्या करूंगा मैं, एक ऐसा पैरेललोपिपेड या फिर एक प्रिज्मेटिक बार जो होता है उसका शेप बनाऊंगा मैं, ऐसा कुछ। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक ऐसे प्रिज्मेटिक बार बना लिया, और ये प्रिज्मेटिक बार अगर मैं थ्रेडिंग बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ।
हमें एनालिसिस कहाँ करनी है, इस पॉइंट पे एनालिसिस करनी है, लेकिन ये पॉइंट को हम ये मान के चलेंगे कि एक ऐसा क्यूबॉइड या पैरेललोपिपेड है या फिर एक प्रिज्मेटिक बार है जिसके अंदर ये लाई कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इजीली एप्लीकेबल हो पाता है किस पे, अगर आपको पैरेललोपिपेड है, क्योंकि इसके पास 3 डायमेंशंस होती है, एक डायमेंशन x के लॉन्ग होती है, दूसरी डायमेंशन y के लॉन्ग होती है और तीसरी डायमेंशन z के लॉन्ग होती है। तो मोस्ट ऑब्वियस सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट विल बी व्हाट, अ पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये जो शेप अज्यूम करते हैं वो पैरेललोपिपेड होता है, और इसी का फ्रंट व्यू ये शेप है। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे स्ट्रेस की, तो चाहे आपका मैकेनिकल मेंबर किसी भी शेप का हो, वो सिलेंड्रिकल हो सकता है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस एनालिसिस की बात आती है ना, तो उस समय हम लोग ये वाला ही फिगर बनाते हैं। इट डजंट मैटर कि आपका जो कंपोनेंट है वो किस शेप का है। एक एग्जांपल जरा समझते हैं। देखो, अगर सपोज कर लो ये एक सिलेंड्रिकल बार है आपके पास, ये एक सिलेंड्रिकल बार है, ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल बार में एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन है ऐसा कुछ, जो कि सपोज कर लो 30 डिग्री का एंगल बना है वर्टिकल के साथ। अब आपसे पूछेगा क्या कि अंडर एक्शन ऑफ दिस, या मान लो यहां पे एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, दिस फोर्स इज 100 न्यूटन, देन दिस विल बी आल्सो 100 न्यूटन, ठीक है। और इसका एरिया सपोज करो बेटा दिया हुआ है क्या, 10 mm स्क्वायर। तो बताओ इस फेस पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, क्योंकि इस फेस के परपेंडिकुलर ये फोर्स है, तो यहां पे जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस फेस पे स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर की आ गई। अब यहां पे इस पॉइंट के विसिनिटी में अगर मैं कोई फेस देखूं, तो वहां पे भी ऐसा कुछ फेस होगा और यहां पे भी कुछ ऐसा फेस होगा। इस फेस पे भी स्ट्रेस क्या आएगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अगर इसके विसिनिटी में मैं कुछ ऐसा शेप बनाऊं, या ये वाला शेप बनाऊं यहां पे ऐसे कुछ, और इसको बाहर लेके आऊं, मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर लेके आऊं ऐसे, तो देख बेटा जरा, क्या इस फेस पे, क्योंकि ये वाला फेस इस फेस के पैरेलल है, तो चूंकि पैरेलल फेसेस अगर है तो उन पे लगने वाला स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा। तो इस फेस पे लगने वाला स्ट्रेस अगर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो इसके पैरेलल ये फेस है, तो इस पे भी क्या होगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आएगा। और सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आएगा। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, और ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है आपका ऐसा कुछ, और ये एंगल जो दिया हुआ आपको 30 डिग्री। तो देखो बेटा, ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको ये बात समझ में आए कि आपका ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे आपको स्ट्रेस एनालिसिस करनी है, तो जो आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होगा वो इसी शेप का होगा, और इस फेस पे लगने वाला स्ट्रेस जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा सीधे इस फेस पे, क्योंकि ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या है, पैरेलल है, और दो पैरेलल फेसेस पे जो स्ट्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, ऐसा मैंने बताया। अगर यही फेस इंक्लाइन हो जाए तब स्ट्रेस वैल्यू चेंज जाएगी, मतलब यहां पे लगने वाला स्ट्रेस इस फेस पे लगने वाला स्ट्रेस तो बराबर है, लेकिन अगर यही फेस इंक्लाइन कर दो तो प्लेन चेंज हो गया, और प्लेन चेंज हो गया तो स्ट्रेस भी चेंज जाएगा। क्लियर है आपकी बात, ये बात समझ में आ रही है। तो चाहे मैं कोई भी शेप लूं, ये रैंडम शेप इसीलिए मैंने लेके दिखाया, उसका एक स्पेशल केस है। देखो यहाँ पे ये आपका सिलेंड्रिकल बार है, और मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे स्ट्रेस पूछ रहा हूं, तो फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट के विसिनिटी में मैंने एक ऐसा फाइनाइट एलिमेंट लिया है जिसका शेप क्या है, पैरेललोपिपेड का है, और उसकी एनालिसिस की है मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या है, इस फेस पे मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ। कितने लोगों को लगता है फार्मूला यूज हो जाएगा? तो देखो बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बनाऊं, थोड़ा सा सिंपल करके बनाऊंगा, देखो अगर ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपका था, दिस वाज योर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, अब मैं एरिया ऑफ फोर्स देख रहा हूँ, सीधे मैं स्ट्रेस लिख रहा हूँ। यहाँ क्या आया था, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस आया था इस फेस पे भी, और मुझे इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, ऐसा एलिमेंट लेंगे। ये 2D मैंने दिखाया तो फ्रंट में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 3D में देखना चाहते हो तो ये एलिमेंट कुछ ऐसा होगा, और इस प्लेन पे आपको स्ट्रेस की वैल्यू चाहिए।
पास होता हुआ, इससे पास होता हुआ एक प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, है ना, और इस प्लेन पे पॉइंट लाइन करता है और ये प्लेन जो है सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है। तो इसको अगर हम 2D में ड्रॉ करें बेटा तो कुछ ऐसा होगा। 2D में कैसा होगा ये से इस फेस पे, चूंकि ये वाला फेस जो है इस फेस के पैरेलल है, जिसपे कितना आएगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। तो अकॉर्डिंगली ये क्या आपका सिग्मा एक्स एक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा और ये भी आपका क्या कहलाएगा सिग्मा एक्स कहलाएगा। और आपको क्या निकालना है इस प्लेन पे, जो कि क्वेश्चन में क्या था, ये 30 डिग्री था प्लेन का एंगल, तो 30 डिग्री एंगल पे आपको सिग्मा थीटा निकालना है और टाउ थीटा कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा थीटा का फॉर्मूला क्या है आपका देखिए, सिग्मा थीटा इक्वल्स टू, देखिए यहां पे फॉर्मूला जो है इस केस में आपका सिग्मा वाई देखिए है क्या, ये जनरल केस में सिग्मा वाई था वो नहीं है, इसका मतलब सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, सिग्मा वाई आपका 0 हो जाएगा। अच्छा देखिए क्या इस केस में टाउ एक्स वाई जो होता है वो है क्या, नहीं है, मतलब टाउ एक्स वाई भी 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा सिग्मा वाई 0 हो जाएगा आपका और ये टाउ वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका सिग्मा थीटा बचेगा वो क्या होगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये इसका स्पेशल केस है, ये मोस्ट जनरलाइज्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए फार्मूला मैंने बताया है और ये उसका एक स्पेशल केस है जहां पे सिग्मा वाई वाई और टाउ वाई एक्स नहीं लग रहे हैं, केवल सिग्मा एक्स एक्स लग रहा है, मतलब यूनिएक्सियल टेंशन सिचुएशन है। उस केस में जो सिग्मा थीटा होगा दैट विल बी सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली टाउ थीटा क्या हो जाएगा, टाउ थीटा विल बी सिग्मा एक्स बाई 2 sin 2 थीटा, ये आपका टाउ थीटा हो जाएगा। तो यूनिएक्सियल टेंशन के केस में ये हो जाएगा। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे सिग्मा वाई भी लग रहा हो, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पे लोड कुछ आ रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा एक और केस हो जाएगा, इसमें टाउ एक्स वाई नहीं है। मे भी हो सकता है कि इस पे ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ना आ रहे हो, केवल शियर स्ट्रेस लग रहा हो, तो यहाँ पे क्या होगा बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, केवल शियर स्ट्रेस आएगा। मतलब ये फार्मूला जो है क्या है मोस्ट जनरल सिचुएशन केस में है। अगर इसमें से कोई टर्म 0 है तो उसकी वैल्यू 0 पुट करोगे और कोई टर्म दिया हुआ तो उसकी वैल्यू वहां करेस्पॉन्डिंग वैल्यू का पुट करोगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये फार्मूला आया कैसे। ठीक है, ये फार्मूला डिराइव करने के लिए देखो जरा क्या है, बहुत इत्मीनान से देखिए आप, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होगा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन है, तो बहुत ध्यान से आप समझोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए आइए देखते हैं। तो मैं बनाता हूं आपके लिए, ये है आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस। यहां पे क्या लग रहा है सिग्मा एक्स, यहां पे क्या है सिग्मा वाई, यहां पे भी आपका सिग्मा वाई, दिस वन सिग्मा एक्स, दिस वन क्रॉस शियर्स टाउ एक्स वाई को मैं बोल रहा हूं, यहां पे भी क्रॉस शियर्स जिनको मैं टाउ एक्स वाई बोल रहा हूं, और ये वो प्लेन है थीटा एंगल पे जिस पे आपको सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बात? तो अगर मैं एफबीडी बनाऊं, हमें स्ट्रेस कहां चाहिए, इस प्लेन पे चाहिए, तो इस प्लेन को आपको एक्सपोज करना पड़ेगा, यानी यहां से इस ऑब्जेक्ट को कट करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कट करूं बेटा तो फिगर कुछ जो होगा वो ऐसा दिखेगा। ये आपकी चॉइस है कि इधर वाले का एफबीडी बनाना चाहते हो कि उधर वाला एफबीडी बनाना चाहते हो। तो मैं इधर वाला एफबीडी बना रहा हूं, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है और बहुत इजी शेप है। तो यहां पे क्या किया हमने थीटा लिख दिया, इस पॉइंट पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट सिग्मा एक्स, और थोड़ा दूर में बना रहा हूं इसको, ये क्या हो जाएगा दिस विल बी टाउ एक्स वाई, सिमिलरली दिस विल बी सिग्मा वाई एंड दिस विल बी टाउ एक्स वाई। यहां पे क्या होगा दिस विल बी योर सिग्मा थीटा एंड दिस विल बी व्हाट टाउ थीटा। क्लियर है ना? तो ये मैंने इस वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट एज अ होल इक्विलिब्रियम में अंडर एक्शन ऑफ दीज स्ट्रेसेस, तो क्या इसका एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा, उसी पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने यहां पे बना लिया है। ठीक, अब देखो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको और समझने की जरूरत है इस एनालिसिस को समझने के लिए। अगर देखो बेटा
अगर ये वाला एरिया, ये शेडेड एरिया अगर ए है और ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये अगर थीटा है, तो आपको पता है कि ये कंपोनेंट मतलब ये वाला एरिया जो होगा दैट विल बी व्हाट, ए cos थीटा। एंड अगर ये वाला एरिया ए है तो दिस एरिया विल बी व्हाट, ए sin थीटा। मतलब इस एरिया का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये है और इस एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन ये है। आपको पता है किसी इंक्लाइन प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है अगर थीटा ये है तो वो साइन होगा और ये का कॉस होगा। अगर मैं इस एरिया को यूनिटी मान लूं, अगर ये एरिया यूनिटी है तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस थीटा और दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी साइन थीटा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला प्लेन जो है ये लाइन शो कर रहा है, ये वाला प्लेन ये लाइन शो कर रहा है और ये वाला प्लेन जो है ये लाइन शो कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं जिन एरिया पे, तो क्या इस लाइन का या इस प्लेन का जो इस लाइन से प्लेन पास हो रहा उसका एरिया मैं साइन थीटा मान सकता हूं अगर इस प्लेन का एरिया मैं 1 मान रहा हूं तो, और क्या इस प्लेन का एरिया जो है वो cos थीटा हो जाएगा। अच्छा ये एरिया हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखेंगे और आपको पता है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते समय समेशन ऑफ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0 अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिखते हैं। स्ट्रेस का समेशन नहीं लिखते हैं, किसका समेशन लिखते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0। तो सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो अभी क्या है, ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पे स्ट्रेसेस दिखा रखे हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एरिया से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी कन्वर्ट इनटू फोर्सेस। तो अगर मैं इसके ये वाला थीटा जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी फोर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसका एरिया मैंने क्या मान रखा है, यूनिटी मान रखा है। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया sin थीटा है, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, sin थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये फोर्स में कन्वर्ट हो चुका। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको भी tau xy cos थीटा। अब मैं इस एरिया की वैल्यू को हटा देता हूं यहां से, अब आपको ये क्लियर होगा। ये अच्छा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा, हटा दिया मैंने 1 को। तो अब ये आपका फोर्स इक्वेशन हो गया। अब ये स्ट्रेस सॉरी ये फोर्स, ये हम इसे वीडियो में मैंने क्या दिखा रखा है, फोर्सेस दिखा रखे हैं, स्ट्रेसेस जो है वो गायब हो गए, स्ट्रेसेस जो है वो गायब हो गए। अब हमको क्या करना है, सिग्मा थीटा का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और टाउ थीटा का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, वो एक्सिस चूज करना पड़ेगा जिसके अलोंग में फोर्स बैलेंस करना है, जिसके अलोंग मुझे फोर्स बैलेंस करना है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए बेटा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 करते हैं। मतलब आपकी ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 कर दोगे आप और समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 कर दोगे अगर इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट को रखना है तो। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्यों, मैं इस बार जो बैलेंस करूंगा वो इसके अलाउंग करूंगा। ये हमारा x डैश एक्सिस है जो कि सिग्मा थीटा के अलाउंग है, और एक हमारी y डैश एक्सिस है जो कि टाउ थीटा के अलाउंग है। मैं इसके अलाउंग बैलेंस करने जा रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो सिग्मा थीटा के टर्म में चाहिए और टाउ थीटा के टर्म में चाहिए। अगर मैं x और y के अलाउंग इक्विलिब्रियम बैलेंस करूंगा तो सिग्मा थीटा जो होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ cos थीटा या sin थीटा आएगा। सिमिलरली टाउ थीटा भी क्या होगा, कुछ cos थीटा या sin थीटा के टर्म में आएगा, जो कि फिर से बाद में रीअरेंज करने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हम क्या करते हैं, जो फोर्स बैलेंस करें वो किसके अलाउंग कर लें, सिग्मा थीटा के अलाउंग और टाउ थीटा के अलाउंग, मतलब x डैश और y डैश के अलाउंग। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखो क्या होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे फोर्सेस को जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सारे फोर्सेस को हमको सिग्मा थीटा सॉरी x डैश और y डैश के अलाउंग ब्रेक करना होगा। तो देखो जरा, x डैश और y डैश के अलाउंग में सारे फोर्सेस को ब्रेक करता हूँ। क्या सिग्मा थीटा और टाउ थीटा को ब्रेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये उन्हीं के अलाउंग है। ब्रेक करने की जरूरत किसको होगी, इन दो फोर्सेस को ब्रेक करना होगा और इन दोनों फोर्सेस को ब्रेक करना होगा, मतलब टोटल 4 कंपोनेंट आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x डैश और y डैश एक्सिस बना दूं तो ब्रेक करने में थोड़ी आसानी होगी। तो बताओ क्या ये मेरा जो एक्सिस मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये एक्सिस y डैश एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर जो होगी, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, क्या ये एक्सिस x डैश एक्सिस हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर इसके पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल, दिस विल बी y डैश एक्सिस
और इसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी x डैश एक्सिस। अब यहाँ पे मैं रिजॉल्व करना आसान है, देखिए यहाँ पे, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए आपको एंगल चाहिए। तो देखिए ये वर्टिकल प्लेन यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी वर्टिकल प्लेन जो है ये वाला वर्टिकल साइड, दिस वर्टिकल साइड विल मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद द इंक्लिनेशन। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा, तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। इतनी बात क्लियर हो सकती है। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, ये था पहले से, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये वर्टिकल प्लेन है और ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा? क्योंकि वर्टिकल प्लेन इस इंक्लाइन प्लेन के साथ यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो ये जो आपको इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है, ये जो एक्सिस दिख रही है, क्या ये इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है? यानी कि यहाँ पे जो ये एक्सिस है इस वर्टिकल के साथ भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। और अगर ये थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? अब हम इन फोर्स को जरा रिजॉल्व करते हैं एक एक करके। तो देखिएगा जरा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा को मैं अगर इधर रिजॉल्व करूं इस साइड, तो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा। अच्छा, थीटा के साथ वाला साइड है इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आएगा, तो सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, इसके लंब जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा, और ये क्या है, थीटा का अपोजिट वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर? ये हमने रिजॉल्व कर दिया, इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, एक y डैश के लॉन्ग और एक x डैश के लॉन्ग। तो ये वाला काम खत्म, रिजॉल्व कर लिया तो फोर्स का काम खत्म। अब हम बात करते हैं इसकी टाउ एक्स वाई कॉस थीटा की, इसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट जो है इधर आएगा, लेकिन थीटा के साथ वाला नहीं है, ये क्या साइन कंपोनेंट आएगा, क्या लिखेंगे, टाउ एक्स वाई कॉस थीटा, जो कि फोर्स था, मल्टीप्लाइड बाई कॉस साइन कंपोनेंट मतलब साइन थीटा। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा इस साइड, इसके लॉन्ग, एंड दैट विल बी व्हाट, टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका कॉस कंपोनेंट इधर जाएगा। अब मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया, काम खत्म। अब आते हैं नीचे वाले फोर्स पे, सिग्मा वाई साइन थीटा को रिजॉल्व करते हैं। सिग्मा वाई साइन थीटा इधर की तरफ है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट जो है इधर की तरफ जाएगा, y डैश के लॉन्ग। तो y डैश के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी सिग्मा y sin थीटा cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी सिग्मा y sin स्क्वायर थीटा। इसका काम खत्म, इसके दोनों कंपोनेंट मैंने ब्रेक कर लिए। अब आते हैं टाउ एक्स वाई sin थीटा पे। तो टाउ एक्स वाई sin थीटा का एक कंपोनेंट जो है इधर आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट जाएगा दैट विल बी टाउ एक्स वाई साइन थीटा, ये फोर्स था, और चूंकि इसका साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, क्या लिखेंगे, टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। बस इतना ही करना। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो हमें केवल क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लिखना है, और आपको टाउ थीटा और सिग्मा थीटा का जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा तुरंत। तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो आपके लिए एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो जरा देखते हैं क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स डैश इक्वल टू 0, यानी कि इसके अलावा ये हमारा एक्स डैश है। तो इसके अलावा अगर हम लिखें तो देखो बेटा, सिग्मा थीटा पॉजिटिव एक्स के अलावा है तो सिग्मा थीटा लिख दिया, और इसके अलावा केवल यही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, बाकी सारे कंपोनेंट्स मैं सर्कल कर देता हूं, ये वाला कंपोनेंट एक्स के अलावा है, ये वाला कंपोनेंट एक्स के अलावा है, सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट x के लॉन्ग है और ये वाला x के लॉन्ग है। बाकी जो कोई भी कंपोनेंट जो है वो x के लॉन्ग नहीं है। ये सारे जो कोई y के लॉन्ग है, सारे ये भी y के लॉन्ग है और ये भी दोनों y के लॉन्ग है। लेकिन ये देखो जरा, अगर x डैश इधर पॉजिटिव है, इधर क्या होगा, x डैश नेगेटिव होगा, मतलब ये सारे कंपोनेंट क्या होंगे, माइनस साइन के साथ आएंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म लिखा, देन माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस थीटा साइन थीटा, देन ये दोनों माइनस ऑफ सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 0।
ये वाला इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब मैं सिग्मा थीटा को यही रहने देता हूं। अब देख पा रहा हूं सिग्मा थीटा सबसे अलग है, तो सिग्मा थीटा को इधर रहने देता हूं, बाकी सबको उधर लेके जाता हूं। तो क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन, सिग्मा थीटा विल बी सिग्मा एक्स cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया, ये लिख लिया, माइनस ऑफ, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक है, दोनों नेगेटिव साइन के साथ है, उधर जाएंगे दोनों पॉजिटिव जाएंगे, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इतनी बात क्लियर है तो आपको एक फार्मूला मैं बताना चाहता हूं cos 2 थीटा का। आपको पता है cos 2 थीटा के तीन फार्मूले होते हैं। cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूले होते हैं, ये तीनों फार्मूला इस एनालिसिस में यूज होगा। और sin 2 थीटा फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। जरा ध्यान से देखिए बेटा, क्या मैं इस इक्वेशन से cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इस इक्वेशन से sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं। और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहां पे ले जाके पुट कर देता हूं, ठीक है। और sin 2 थीटा की वैल्यू जो होगी यहां पे 2 sin थीटा cos थीटा हो जाएगी। अगर मैं ऐसा करता हूं तो सिग्मा थीटा जो होगा दैट विल बी सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा के क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 लिख सकता हूं, देन इट विल बी tau xy sin 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको। अब इसको मैं इरेज कर दूं यहां पे, या फिर मैं इधर लिखता हूं इसको। देखो क्या हो जाएगा, you get sigma theta equals to sigma x by 2। अगर मैं इसको ब्रेक करूं then you will get sigma x plus sigma y by 2। मतलब sigma x by 2 यहां से और sigma y by 2 यहां से, sigma x plus sigma y by 2 हो जाएगा। प्लस अब ये sigma x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, sigma y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, you will get sigma x minus sigma y by 2 और कॉमन क्या आ जाएगा cos 2 थीटा। ये सिंपल से मैथमेटिक्स आप कर सकते हो। प्लस tau xy sin 2 थीटा। देखो बेटा क्या यही फार्मूला हमने अभी यूज किया था, अभी जस्ट इस डेरिवेशन से पहले मैंने ये फार्मूला यूज किया था आपको न्यूमेरिकल कराने के लिए। तो ये हो गया किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फार्मूला। सिमिलरली अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो हमें समेशन ऑफ fy डैश 0 करना पड़ेगा। समेशन ऑफ fy डैश इक्वल्स टू 0। तो समेशन fy डैश 0 मतलब क्या लिखिए, अच्छा देखो बेटा ये पॉजिटिव y डैश है, इसके ऊपर जो होगा नेगेटिव y डैश होगा। तो पॉजिटिव y डैश में क्या लग रहा है, देखो टाउ थीटा, ये हो गया, इसको मैंने कट कर दिया, खत्म काम। देन देखो बेटा ये है दिस वन, ये क्या है सिग्मा x cos थीटा sin थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में टाउ थीटा, तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ सिग्मा x cos थीटा और sin थीटा, हो गया। सिमिलरली फिर ये देखते हैं, ये बेटा देखो जरा ये वाला टाउ xy cos स्क्वायर थीटा, ये इसके लॉन्ग है तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, टाउ xy cos स्क्वायर थीटा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आते हैं इस लाइन पे, टाउ xy sin स्क्वायर थीटा ऊपर की तरफ है तो माइनस साइन के साथ आएगा, टाउ xy sin स्क्वायर थीटा, और ये वाला टाउ थीटा के लॉन्ग है इसको प्लस लिखता हूं, सिग्मा y sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब मैं टाउ थीटा को इधर रहने देता हूं, बाकी सारे टर्म को उधर लेके जाता हूं, तो क्या हो जाएगा देखो यहां पे टाउ थीटा इक्वल्स टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में क्या sin थीटा cos थीटा कॉमन आ जाएगा,
देखिए ध्यान से इसको रीअरेंज करिएगा। अच्छा मैं सबको एक साथ उधर ले जाता हूँ फिर देखता हूँ क्या होता है। उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, माइनस टाउ एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर जाएगा तो ये प्लस जाएगा, प्लस टाउ एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, और क्या हो जाएगा ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू मतलब टाउ थीटा। क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और टाउ एक्स वाई, तो क्या यहां से मैं टाउ एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं। जब मैं टाउ एक्स वाई कॉमन लूंगा यहां से तो ब्रैकेट में क्या आएगा, या फिर माइनस टाउ एक्स वाई कॉमन लेता हूं, सोच लो माइनस टाउ एक्स वाई कॉमन लेता हूं तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और बचा हुआ टर्म क्या है ये दोनों, क्या इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखूं प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, बस इसको नीचे लिखता हूं वहां आएगा, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन थीटा कॉस थीटा। क्या मैं यहां 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड कर सकता हूं ऐसे, तो फाइनल इक्वेशन जो यहां से आएगा, इस इक्वेशन को ध्यान देखिएगा, यहां जो फाइनल जो इक्वेशन आएगा टाउ थीटा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, व्हाट विल बी टाउ थीटा, देखिए बेटा यहां से cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos 2 थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं टाउ xy इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y by 2 sin 2 थीटा माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगा टाउ xy cos 2 थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यही फार्मूला हमने स्टार्टिंग में यूज किया था टाउ थीटा के लिए, तो होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। एक बार आप फिर से इसको प्रैक्टिस करोगे, और ये फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फार्मूला है, ये पूरा डेरिवेशन मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला आया कहां से, ठीक है। और मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको कि ये पर्टिकुलर शेप में ही हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर मैंने दो ही चीज बात करी आपसे कि हमेशा हम लोग पैरेललोपिपेड या फिर पैरेललोपिपेड शेप का ही क्यों यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, और दूसरा मैंने बताया कि जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रेसेस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। क्लियर सबको? बाकी इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।